नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर बुधवार को रोक लगाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 124A के तहत सभी कार्रवाई स्थगित की जाती है। पीठ ने कहा है कि धारा 124A के तहत जेल में निरुद्ध लोग राहत और जमानत के लिए सक्षम अदालतों का रुख कर सकते हैं। पीठ ने केंद्र से राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार होने तक इस प्रावधान के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की जांच की जाएगी। संबंधित मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। गौरतलब है कि बुधवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कहा कि गंभीर अपराधों को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता, प्रभाव को रोकना सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता, इसलिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए और उसकी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री का इरादा भी बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। बुधवार को सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल यानी कि गुरुवार दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानव्यापी मामले पर बुधवार को वादी और प्रतिवादी पक्ष में जोरदार बहस हुई। ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के सर्वे कराने और अधिवक्ता आयुक्त को हटाने के मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें पेश की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर्वे की नई तारीख और कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर भी कल फैसला संभावित है। मैरिटल रेप मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या मैरिटल रेप को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाए या नहीं। इस मामले में दोनों जजों की बेंच ने मामले में अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस राजीव शखधर ने आईपीसी की धारा 375 में दिए जाने वाले अपवाद को असंवैधानिक बताया, जबकि जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि प्रावधान में कोई कमी नहीं है। जस्टिस शखधर ने मैरिटल रेप को अपराध माना। आईपीसी के 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार दिया, जिसके चलते पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं चल सकता था। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि वो जस्टिस शखधर की राय से सहमत नहीं है। वो नहीं मानते कि अपवाद असंवैधानिक है। जजों ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। गंभीर चक्रवात तूफान आसानी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ गया है और अब यह चक्रवाती तूफान में बदल गया है। आज तूफान आगे बढ़ते हुए काकीनाडा और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट के काफी करीब पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चक्रवात आसानी के कारण भारी बारिश और समुद्र में तूफान की स्थिति बनी। वहीं काकीनाडा में तेज हवाएं चलती रहीं और समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहीं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश तट के लिए रेड अलर्ट जारी किया। भीषण चक्रवात आसानी के कल सुबह तक कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाने की संभावना है। इसके कमजोर होने से पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर तीव्र वर्षा और अत्यधिक तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची ऊंची उठती लहरों के मद्देनजर मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। तेज हवा के कारण मछलीपट्टनम में पेड़ गिर गए हैं। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश में आज होने वाली 11वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज रद्द होने वाली परीक्षा इसी महीने की 25 तारीख को आयोजित की जाएगी। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने तूफान प्रभावित जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी कल दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन को करेंगे संबोधित और महामारी की वजह से होने वाले थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता
थीम वाले सत्र में रखेंगे प्रधानमंत्री अपने विचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों की ओर से सम्मानित किया जाता है तो पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी @20 पुस्तक के विमोचन के दौरान कहा कि भारत और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक गरीबी के आंगन से उठकर पीएम बनने तक का सफर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने आतंकवाद पर वैश्विक विमर्श का नेतृत्व किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमा पर ढांचागत विकास से देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास केंद्रित कूटनीति को बढ़ावा दिया है। नई दिल्ली में आज भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य और उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कसबीन मोहम्मद अल यूसुफ ने बैठक की सह अध्यक्षता की। ओमान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल से भारत के दौरे पर है। 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, दूरसंचार, ऊर्जा, शिपिंग और रियल एस्टेट के विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ओमान के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 82% बढ़कर $9.94 अरब तक पहुंच गया है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। महाराष्ट्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल मीटिंग में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य के विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में शासन के सभी अधिकारी मौजूद थे। कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए और कैसे काम के नतीजे अच्छे आए, इस पर सब ने मिलकर चर्चा की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मानद कर्नल के रूप में पदभार ग्रहण किया। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में मरहमहा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया है। 17 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन पर कार्रवाई की है। विशेष अदालत ने 5 दिनों के ईडी रिमांड की मंजूरी दी। आज सुबह ईडी ने पूजा सिंघल को रांची में पूछताछ के लिए तलब किया था। कल पूजा सिंघल ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। वो पूछताछ के लिए रांची में ईडी के सामने पेश हुई। गौरतलब है कि आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह गत रविवार यानी 8 मई से ही ईडी के 5 दिनों के रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा के शास्त्री नगर कॉलोनी में आदर्श तापड़िया नाम के युवक की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। इस घटना के बाद लोगों में खासा रोष देखा जा रहा है। युवक आदर्श तापड़िया हत्या मामले में भाजपा ने जिला प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया। बीजेपी ने पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि की मांग के साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है। इस घटना के बाद भीलवाड़ा में फिर से 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस को मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष ने हनुमानगढ़ से भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष का मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना और सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है।
दिल्ली की सड़कों पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी का एक्शन जारी है। नजफगढ़, मधु विहार, लोधी कॉलोनी, घिटोरनी, चौखंडी और आसपास के इलाकों में कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, साईं मंदिर और मेहरचंद मार्केट के आसपास के इलाकों में भी कार्रवाई हुई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 4 मई से 13 मई तक अवैध निर्माण को गिराने का पहला चरण शुरू किया है। महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का आज दोपहर मुंबई में विले पार्ले पवन हंस शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया। 84 वर्षीय संगीतकार का कल मुंबई में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। इससे पहले आज सुबह उनका पार्थिव शरीर मुंबई स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। इस दौरान अमिताभ बच्चन, जया बच्चन पंडित शिव कुमार शर्मा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कला, साहित्य, संगीत क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने पंडित शिव कुमार शर्मा के अंतिम दर्शन किए। गायक हरिहरन, लेखक जावेद अख्तर, शबाना आजमी, जतिन पंडित, ललित पंडित सहित कई कलाकारों ने पंडित शिव कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि दी। बिहार की राजधानी पटना में नया सचिवालय के ठीक पास स्थित विश्वेश्वरैया भवन में बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई। इस बहुमंजिला भवन में बिहार सरकार के तमाम इंजीनियरिंग विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं, जहां कई मंत्री और तमाम बड़े अफसर बैठते हैं। आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई और बढ़ते हुए 5वीं मंजिल तक इसका असर हो गया। दमकल के अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। अधिकारियों के मुताबिक आग से हुए नुकसान का पता चलने में वक्त लगने की संभावना है। यहां फंसे 3 मजदूरों को भी निकाल लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 14 मई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति विकसित हो सकती है। एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 16 मई के आसपास आ रहा है और उसके बाद दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 मनाया गया है। इस अवसर पर देश भर में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन प्रयोग और खोज करने वाले संस्थानों और उद्यमियों को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में महिला विजेताओं की संख्या काफी अधिक रही। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय तकनीकी द्वारा संचालित होगा, जिससे अर्थव्यवस्था की धुरी तकनीकी होगी। उन्होंने तकनीक के सामाजिक सरोकारों पर ज्यादा महत्व देने की बात कही। भारतीय रेल पहली बार भगवान राम से जुड़े तीर्थस्थलों के लिए 21 जून से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने जा रही है, जो न सिर्फ भगवान राम के भारत में जुड़े तीर्थस्थलों से होकर गुजरेगी, बल्कि ये ट्रेन नेपाल भी जाएगी। यह ट्रेन स्वदेश दर्शन के अंतर्गत रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी। ये पूरा सफर 18 दिनों में पूरा किया जाएगा। इस ट्रेन में 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच होंगे, जिसमें 600 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन में इंफोटेनमेंट की सुविधा के साथ साथ पैंट्री कार भी मौजूद होगा। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी और इसका पहला पड़ाव भगवान श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या होगा। इसके बाद यह बक्सर होते हुए बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर जाएगी। भगवान राम ने इससे जुड़े सभी तीर्थ स्थलों प्रयाग, श्रृंगेरपुर, त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, रामेश्वरम, कांचीपुरम होती हुई ट्रेन का अंतिम पड़ाव तेलंगाना की भद्राचलम में होगा, जिसे दक्षिण की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। 18 दिनों की इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। सोमवार की हिंसा के बाद पूरे श्रीलंका में अनिश्चितता और तनाव की स्थिति बरकरार अभी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर सेना गश्त कर रही है। एक दिन के लिए देशव्यापी कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा है कि इसी सप्ताह नए प्रधानमंत्री और सरकार की नियुक्ति कर दी जाएगी। राष्ट्रपति ने कई दलों के साथ इस सिलसिले में विचार विमर्श किया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल मांग कर रहा है कि वो सरकार में तभी शामिल होंगे जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देंगे। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टी अंतरिम साझा सरकार में शामिल होना चाहती है। इस बीच देश भर में व्याप्त तनाव के बीच हालात को नियंत्रित करना सेना और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्थिति में सुधार न होता हुआ देखकर देश में बुधवार सुबह तक के लिए लगाए गए कर्फ्यू को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। श्रीलंकाई नागरिकों की भीड़ ने महिंदा राजपक्षे के बेटे के एक आलीशान रिजॉर्ट को भी आग लगा दी। श्रीलंका के बख्तरबंद गाड़ियों में सड़कों पर लगातार गश्त चल रही है। वहीं पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के महासचिव
टिल्विन सिल्वा ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और कोई दंगा नहीं हो रहा था। प्रदर्शनकारी जनता की मांग रख रहे थे। ऐसे में महिंदा राजपक्षे ने शांत प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित हमला किया है। श्रीलंका में हालात बेहद नाजुक हैं और हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के सदस्यों का त्रिंकोमाली नौसैनिक अड्डे में शरण लेने के बाद अब नौसैनिक अड्डे के सामने विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। वहीं श्रीलंका की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी मदद जारी रखने का फैसला किया है। मुद्रा कोष की ओर से कहा गया है कि वो श्रीलंका के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रखेगा, जिससे नई सरकार बनने के बाद नीतिगत चर्चा की जा सके। और मुरियोपोल की स्टील फैक्ट्री में मोर्चे के लिए बैठे सैनिक बुरी तरह घायल हैं, लेकिन हथियार डालने को राजी नहीं है। इनका कहना है कि उनका संघर्ष आखिरी सांस तक चलता रहेगा और यूक्रेन को वो वहां से विजेता बनाएंगे। बुधवार को रूसी सेना ने स्टील फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ हमले फिर से शुरू कर दिए। स्टील फैक्ट्री में मौजूद आम नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद अब वहां अजोव रेजिमेंट के जवान ही बचे हैं। यूक्रेन के अन्य हिस्सों में भी घमासान लड़ाई लड़ी जा रही है। खार्किव के उत्तर में दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कुछ गांवों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। यूक्रेनी सेना इस मोर्चे पर रूसी फौज को पीछे धकेल रही है। खार्किव प्रांत के अन्य हिस्से भी जंग का गवाह बन रहे हैं। यूक्रेनी सेना द्वारा जारी एक वीडियो में रूसी टैंक को तबाह करते दिखाया गया है। यूक्रेन रूसी टैंकों को निशाना बनाने के लिए रॉकेट दाग रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इस मोर्चे पर रूस को बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा है। समाचार एजेंसियों द्वारा जारी तस्वीरों में मृतक रूसी सैनिकों के शव जमा करते दिखाया गया। जंग शुरू होने के बाद से ही खार्किव लड़ाई का गढ़ रहा है। ऐसे में यूक्रेनी सेना की 92वीं विशिष्ट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड रूस के कब्जे के कुछ गांव छुड़ाकर काफी उत्साहित है। इधर डोंबस क्षेत्र में भीषण युद्ध की वजह से आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इलाके में अस्पताल युद्ध में घायल नागरिकों से भरे हुए हैं। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, इससे होने वाली तबाही भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। दोनों देशों को बड़े पैमाने पर सैन्य नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि महामारी को हराने के लिए चीन की शून्य कोविड रणनीति टिकाऊ नहीं है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि वायरस के व्यवहार को देखते हुए उन्हें नहीं लगता है कि चीन की नीति टिकाऊ होगी। जापानी संसद ने बुधवार को एक आर्थिक सुरक्षा कानून बनाया जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी की रक्षा करना और आवश्यक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में काम करने वाली जापानी कंपनियों की कड़ी निगरानी करना है। खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण के नवीनतम खाद्य सुरक्षा विश्लेषण के अनुसार अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी 20 मिलियन लोग तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्ता परिवर्तन के लिए रचे गए षड्यंत्र के तथाकथित आरोपों के बाद मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। हाल के कुछ दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ताजा कड़ी में इसी संघर्ष को कवर करने वाली एक महिला पत्रकार की गोली लगने के कारण मौत हो गई है। शिरीन अकलेह, जो कि अरबी भाषा के प्रसारक अल जजीरा की जानी मानी फिलिस्तीनी पत्रकार थी, वो वेस्ट बैंक के जनीन शहर में बुधवार को इजरायली छापेमारी को कवर करने के लिए पहुंची थी, लेकिन हमले के दौरान गोली लगने का कारण वो अपनी जान गंवा बैठी। अल जजीरा के पत्रकार अली अल समुदी ने इस हमले को दुखद बताया है और कहा है कि हमारा पेशा जानलेवा और आपराधिक नहीं है। उन्होंने हमें बिना किसी कारण के गोली मार दी। हम पत्रकारों के एक समूह ने हेलमेट के अलावा अपनी प्रेस वाली वर्दी पहन रखी थी जिस पर बड़े अक्षरों में प्रेस लिखा हुआ था। वहीं समाचार नेटवर्क अल जजीरा ने इजराइल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। चैनल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अल जजीरा मीडिया नेटवर्क इस जघन्य अपराध की निंदा करता है जिसका इरादा केवल मीडिया को अपना कर्तव्य निभाने से रोकना है। अल जजीरा शिरीन की हत्या के लिए इजरायली सरकार और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराता है। इस मामले पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार पत्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए फिलिस्तीनी लड़ाके जिम्मेदार हैं जो कि उस समय अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे।
साथ ही इजरायली विदेश मंत्रालय ने भी शिरीन की मौत की जांच के लिए फिलिस्तीन के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायली सुरक्षा बलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्रकार शिरीन की मौत को इजरायल की निर्दयता के तौर पर जाना जाएगा। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 276 अंकों की गिरावट के साथ 54,088 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी अंकों साल 2022 कुल स्मार्टफोन शिपमेंट 170 मिलियन का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है। बुधवार को एक नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत में 5G मोबाइल शिपमेंट पहली तिमाही में भारत में 300% से अधिक ऑन ईयर बढ़ा है। भारत की ज्योति याराजी ने साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 2022 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की लिली दास ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में 4 घंटे 17 मिनट 59 सेकंड के समय के साथ पुर्तगाल की कैमिला गोम्स को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में भारत की अमलान बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता। अमलान ने 21.32 सेकंड का समय लेकर अपनी रेस पूरी की। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय तीरंदाजी संघ को वित्तीय अनुदान सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। ब्राजील में चल रहे डेफलिम्पिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी पृथ्वी शेखर और धनंजय दुबे ने पुरुषों के युगल मुकाबले में पदक पक्का कर लिया है। विश्व रिकॉर्डधारी और पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतिल मीट द चैंपियंस कार्यक्रम के तहत पंचकुला के स्कूल पहुंचे। सुमित ने पंचकुला क्षेत्र के 75 स्कूलों के बच्चों के साथ बातचीत की। सुमित ने बच्चों के साथ क्विज में भी हिस्सा लिया। उबर कप में आज भारतीय महिला बैडमिंटन टीम को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में दूसरे स्थान पर रही। अब क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना थाईलैंड से होगा। थॉमस कप में भारतीय टीम को चीनी ताइपेई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। एक कड़े मुकाबले में चीनी ताइपेई ने भारत को 3-2 से हरा दिया। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। लिवरपूल ने मंगलवार देर रात खेले गए मुकाबले में एस्टन विला की टीम को 2-1 से हरा दिया। लिवरपूल के एस्टन विला पर 2-1 की जीत में सादियो माने हीरो रहे। और प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने बोरुसिया डॉर्टमंड के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड को साइन करने के लिए एक समझौता किया है। म्यूनिख का फुटबॉल एरेना यूएफओ यूरो 2024 के शुरुआती गेम की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता का फाइनल बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वे श्रीलंका के खिलाफ 15 मई से चटगांव में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थोर्प को गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की खिलाड़ी यूनियन ने यह जानकारी दी है। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने 23 दिसंबर को अपने फिल्म सर्कस को रिलीज के लिए लॉक कर दिया है। रणवीर सिंह इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेता रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने होंगे क्योंकि उनकी फिल्म सर्कस और गणपत एक ही दिन 23 दिसंबर को रिलीज होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और फैंस के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान हमेशा ही खबरों में रहती हैं। हाल ही में सारा अपनी कश्मीर ट्रिप को लेकर खबरों में हैं। दरअसल घूमने की शौकीन सारा अपने काम से वक्त निकालकर अक्सर ही घूमने चली जाती है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।